नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अगले 72 घंटे मोदी जी के लिए बड़े अनकंफर्टेबल रहने वाले हैं। और अगर सीधा सीधा कहें तो ये 72 घंटे शायद साहेब को नींद भी ना आए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ज्योतिष गणना के हिसाब से बता रहे हैं कि राहु काल, केतु काल या काल सर्पयोग जैसा कुछ मोदी के साथ हो रहा है, नहीं। अब ये मोदी जाने कि किस योग में गिनते हैं भागवत के इस आगमन को, वो तो मोदी जी जाने। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में डेरा डाला है। बहुत लोग कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, संघ प्रमुख है, वो आए हैं और संघ के मोदी और शाह हैं, सब तो एक ही है, एक परिवार है। दरअसल दिल्ली में जो 3 दिन 72 घंटे का ये डेरा है मोहन भागवत का, इसमें कई चीजें असामान्य हैं। और जो असामान्य है वो सब हम ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाएंगे। अमित शाह ने नीतीश और नायडू के दूतों को बुलाया है मिलने के लिए, जो दिल्ली में मौजूद हैं उनको मिलने के लिए बुलाया है। भागवत ने, मैं अगर मोदी बोल दिया तो क्षमा, भागवत ने बुलाया है इनके नीतीश और नायडू के दूतों को। अनुप्रिया पटेल को बुलाया है जो एनडीए की पार्टनर है। एनडीए में शामिल करीब करीब सभी दलों के प्रमुख नेताओं को मोहन भागवत ने बुलाया है मुलाकात के लिए। ऐसा कभी अगर हुआ हो तो जरा मुझे भी आप लोग याद दिलाइए। कभी हो सकता है निजी तौर पर एकाध नेता से मुलाकात हुई, लेकिन एनडीए में शामिल करीब करीब सभी पार्टनर्स को बुलाया है मोहन भागवत ने मुलाकात के लिए। आखिर उनसे क्या चर्चा करना चाहते हैं? इकोनॉमी पे, टैरिफ पे, अनुप्रिया पटेल से टैरिफ पे क्या चर्चा करेंगे? मुझे आप लोग से सवाल है। अभी भाव से ये सब समाधान भाव करेंगे अभी जब चर्चा बढ़ेगी तो। अनुप्रिया पटेल टैरिफ में क्या करेंगी? हटा लेंगी, लगा देंगी, इफेक्ट उसका कम कर देंगी, क्या करेंगी? अनुप्रिया पटेल को बुलाया है। अब भाव को जोड़ ही लीजिए, तभी आगे कहानी बढ़ाते हैं। स्वागत है भाव का। उसके बाद संजय झा आएंगे, ललन सिंह आएंगे, वो नायडू आएंगे विमान वाले, केसी जो त्यागी उड्डयन आएंगे। मंत्री हैं, वो सब आएंगे। केसी त्यागी आएंगे। ये लोग क्या करेंगे? केसी त्यागी क्या करेंगे? ये बड़े सवाल है। इसके अलावा अफसर, जो बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े अफसरों की भी कतार लगी है। जानकारी मिली है कि ये भी जो है भागवत से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा न्यायाधीश भी, कुछ पूर्व न्यायाधीश, वो भी मुलाकात करेंगे। इससे बड़ी बात, करीब 2 दर्जन देशों के राजदूतों को या उनके दूतावास के प्रतिनिधियों को बुलाया है। संघ को कभी आपने देखा क्या विदेश से? स्वदेशी वाला आदमी विदेश से क्या डील करेगा भाई? स्वदेशी जागरण मंच कहाँ जाएगा? ये विदेश से क्या डील करेंगे? या उनसे कोई आइडिया लेंगे क्या? इसके अलावा अगला और सुनिए, विपक्षी नेताओं से भी संपर्क किया गया है। विपक्ष के नेताओं से संपर्क किया गया। किसे किसे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से हम नहीं बता सकते, लेकिन संपर्क किया गया है। कुछ अगर इंफॉर्मेशन होगी तो भाव बताएंगे भी आगे। तो ये सब सामान्य नहीं है। और ये खबरें मोदी जी के पास 7 लोक कल्याण मार्ग में जा रही हैं। अब बेचारे करें क्या? देख रहे हैं टुकुर टुकुर, नींद भी आंख में नहीं आ रही है, गायब है नींद भी। तो मैं आपको खबरें दिखाता हूं। मैंने कहा था ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाने के लिए, तो दिखा देता हूं और फिर भाव सारा कहानी, अंदर अंदर की कहानी बताएंगे भाव। देखिए, 3 दिन दिल्ली में रहेंगे आरएसएस चीफ मोहन भागवत। मिलने वालों की कतार में नेता, अफसर, जज सब शामिल। नेक्स्ट जरा लाइए, अगला इसके भीतर। हाँ, इस कार्यक्रम के लिए संघ ने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, नेपाल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका और मुस्लिम देशों, इसको अंडरलाइन करिएगा, मुस्लिम देशों में 2 दर्जन बोला था, बढ़ गई संख्या, सहित 50 से अधिक देशों के राजदूतों को आमंत्रित किया है। कई अन्य देश शामिल हैं। इन देशों को 26 से 28 अगस्त के बीच नई दिल्ली में आयोजित होने वाले अपने शताब्दी वर्ष व्याख्यान श्रृंखला में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। सोचिए, मुस्लिम देश, सऊदी अरब समेत दर्जनों मुस्लिम देश हैं। क्या होगा हिंदू राष्ट्र का भाई? चलिए आगे बढ़िए। अब हिंदू राष्ट्र का फॉर्मूला इस्लामिक कंट्रीज थोड़ा बताएंगे।
ये देखिए जरा, संघ ने दूसरे दलों से आए और एनडीए सहयोगी दलों के नेताओं को इस अहम कार्यक्रम में बुलाया है। इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, रवनीत सिंह बिट्टू, अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल, टीडीपी नेता और केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू, जनता दल यूनाइटेड के केसी त्यागी, संजय झा, ये प्रमुख रूप से शामिल हैं। वहीं न्यायाधीशों को भी न्योता दिया गया है। अब जरा नेक्स्ट देख लीजिए, जरा विपक्ष वाला भी लाइए, जरा भैया दिखाइए। विपक्षी नेताओं से भी संपर्क साधने की कही थी बात। आरएसएस के प्रचार प्रभारी हैं सुनील आम्बेकर साहब। सुनील आम्बेकर ने कुछ दिनों पहले सम्मेलन को लेकर कहा था कि हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा समाज के सभी वर्गों, समुदायों और विचारधारा के लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। हम विपक्षी नेताओं को भी बुलाने के लिए संपर्क साध रहे हैं। अंबेडकर ने कहा कि संघ ने अपनी 100 साल की यात्रा में समाज के हर तबके तक पहुंचने की कोशिश की है। संघ ने हमेशा यह विचार देने की कोशिश की कि उसकी विचारधारा अलग नहीं है, बल्कि भारत के स्थापित परंपराओं में ही निहित है। अंबेडकर ने कहा कि आरएसएस का दृष्टिकोण राष्ट्र की प्रगति के लिए सभी के साथ मिलकर काम करना है और संगठन की जो ये यात्रा है, पूरा देश एक साथ आगे बढ़े, इसका मकसद है। हटा दीजिए। हमारा एक चैनल हमने स्पोर्ट्स का शुरू किया है, द स्पोर्ट्स लॉन्चर। ये चैनल हमने शुरू किया है और मकसद भी बता दें, क्योंकि हम 100% ट्रांसपेरेंट रहना चाहते हैं। बाकी भाऊ भी 1 मिनट बता देंगे इस बारे में। मकसद ये है कि हमारे इस पॉलिटिकल चैनल पर बहुतों की दृष्टि है, और दृष्टि कह के मैं गलत बोल रहा हूँ, कुदृष्टि है। और जैसा अभी हमने चर्चा किया, अभी पता नहीं क्या-क्या हो। तो ये चैनल एक वैकल्पिक ऐसा कि स्पोर्ट्स उसको, हालाँकि वो ये भी कह सकते हैं कि इस पे अच्छा इससे नाम जुड़ा है अशोक वानखेड़े का, या से चित्रांशी भी जुड़ा हुआ है, तो उसको भी हटा दो, बर्बाद कर दो। वो अलग बात है, लेकिन स्पोर्ट्स पर जो कंटेंट है उसको कंटेंट वाइज़ या कहीं से भी वो नहीं उसको खराब कर सकते। तो इसलिए हम साइड में तैयार कुछ कर रहे हैं जिससे हमारे पास और कुछ नहीं है, तो हमारी रोजी-रोटी, दाल-रोटी, हमारे बच्चे जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनकी दाल-रोटी चलती रहे, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था है। तो इस देश में स्पोर्ट्स का हर घर में आप देखिए स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं, खासकर क्रिकेट के। तो इसलिए हमने कहा कि जब स्पोर्ट्स आप लोग देखते ही हो, तो एक स्पोर्ट्स चैनल रहे कि अगर आप लोग पसंद करो, उसको प्यार दो, सुझाव दो कि ये इसमें और बेहतर कर सकते हैं, तो स्पोर्ट्स का चैनल। और एक ये भी मैं वादा कर रहा हूँ, और ये मेरा मकसद भी यही था कि निजी तौर पर मैं लॉन टेनिस से लेकर के हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी जो होता है सब देखता हूँ, राजनीति पे चर्चा करने के साथ-साथ। तो ये स्पोर्ट्स जो लॉन्चर है, ये क्रिकेट लॉन्चर नहीं बनेगा। इस हुँ। पर देश में जितनी खेल गतिविधियाँ होती हैं, वो खिलाड़ी जो आप लोग क्रिकेट में सबका नाम जानते होंगे, लेकिन अभी लिम्बाराम, दीपिका कुमारी, इनका नाम नहीं जानोगे आप, कि लिम्बाराम कहाँ से था, वो तीरंदाजी में भारत का नाम रोशन किया, दीपिका कुमारी कहाँ से आई, आदिवासी क्षेत्र से आने वाली बच्ची। ऐसे हर तीरंदाजी हो, शूटिंग हो, हर खेल के बारे में, उसके खिलाड़ियों के बारे में, उनके संघर्ष की कहानी, हम अभी शुरुआत है, सब लाएँगे। थोड़ा-सा हम भी इस लायक हो जाएँ कि लाने का खर्चा वहन कर पाएँ, तो कहानियाँ हम सब लाएँगे, स्पोर्ट्स इस पर्पज़ से लाया है। तो उसको निवेदन है हाथ जोड़ करके कि उसको आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब के करिए, प्यार भी दीजिए और सलाह भी दीजिए। प्यार आपका हम अपने हक से माँग रहे हैं कि आप हमको प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सलाह आपको ज़िम्मेदारी दे रहे हैं कि आप सलाह दीजिए कि जो बच्चे उस पे काम कर रहे हैं, उनको स्पोर्ट्स में क्या करना है और बेहतर कैसे कर पाएँ। आप सलाह दीजिए, वो सब सलाह वो मानेंगे, उसको सुनेंगे। आशीष जी ने बता ही दिया है, कि एक स्पोर्ट्स लॉन्चर शुरू हो रहा है। आप देखिएगा, सब्सक्राइब करिए, प्रयास करिए, थोड़ा बहुत राजनीति से हट के भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारा तो काम ही है राजनीति के ऊपर विश्लेषण करना। स्पोर्ट्स की भी बात हुई है, स्पोर्ट्स चैनल पे भी। देखिए, प्रयास कीजिए, आपको समय मिले तो थोड़ा उसको भी देख लीजिएगा। हमारे बच्चे बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगे, सुझाव भी दे दीजिएगा, कि आपका अपना प्लेटफ़ॉर्म है, हमारा नहीं। हम हमेशा कहते हाँ, हैं, ये जनता के लिए, जनता द्वारा बनाया हुआ प्लेटफ़ॉर्म है। आप ही ने हमको बनाया 1.5 मिलियन तक सब्सक्राइबर बना के। आप ही हमको रिजेक्ट भी कर सकते हो, ये अधिकार आपका है। हम तो प्रयास करते हैं जो सच्चाई है आपके सामने लाने की। अब चलते हैं भाऊ के पास। बड़ा सवाल है कि जब विपक्ष को ही बुला रहे हैं, तो क्या नेहरू, जिनकी गलतियों की वजह से मोदी जी परेशान हैं आज तक, अब वो नेहरू के वारिसों को भी बुलाना पड़ेगा फिर तो।
हैं? करीब आशीष जी, हाँ, 3 दिन के सम्मेलन में 2000 लोगों को बुलाया है, न्योता दिया है। हाँ, अब हाँ, इसमें बीजेपी के कितने हैं? मोदी जी जाएँगे, अमित शाह जाएँगे सुनने, जेपी नड्डा जाएँगे, राजनाथ सिंह जाएँगे, नितिन गडकरी जाएँगे, इनको बुलाया, नहीं बुलाया, ये तो अभी बात का विषय है। सबसे पहले कि इसके पहले भी आपको याद होगा आज से कई साल पहले मोहन भागवत जी आए थे और 3 दिन का एक भाषण श्रृंखला देके दिल्ली में चले गए थे। और ऐसा लग रहा था कि संघ ने यू टर्न ले लिया, क्योंकि उनके भाषण में जो उदारवाद झलक रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि पुरानी जो एक संघ की जो गुरु गोलवलकर जी की तरफ से आने वाली जो विचारधारा थी, जो बिल्कुल संकीर्ण मानी जाती थी और बहुत सारा समाज उससे दूर था, शायद फिर अब संघ ने कुछ यू टर्न लेने का प्रयास किया, ऐसा लगा। और उस समय मुझे याद है मैं क्योंकि यूट्यूब का ज़माना नहीं था, टेलीविज़न चैनल्स का ज़माना था और तब मोदी का इतना इंटरफियरेंस मतलब मोदी जैसी सरकारें नहीं थी, तो कम से कम मोदी का नया-नया टेन्योर था तो शायद वो तब चैनलों पे हम मतलब बात करते थे, 4 6-6 चैनल पे जाता था मैं लगातार सुबह से शाम तक। तो उस पे मैंने ये कहा था कि यदि मोहन भागवत जी ने 3 दिन के भाषणों में जो संघ बताया, यदि वो वास्तविकता में वो संघ है, तो मुझे संघी बनने में शर्म नहीं आएगी। ये मेरे शब्द थे, क्योंकि संघ की परिभाषा पूर्ण रूप से यू टर्न ले ली थी। लेकिन फिर उसके बाद बहुत पानी बहा जमुना में, जो उन्होंने बोला था उसमें से कितना ब यथार्थ के धरातल पे उतरा, तो मुझे उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मोहन भागवत जी के अपने विचारों को ही कोई अब सीरियसली लेता नहीं। क्योंकि संघ यदि उदारवाद अपना रहा है, तो फिर कट्टरवाद भाजपा में क्यों दिखाई देता है? सवाल ये है। क्योंकि उसके बाद लगातार 2014 से हम देखते रहे कट्टरवाद इतना हावी हो गया कि प्रधानमंत्री भी टोपी पहन के और कपड़े पहनने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वयं शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वयं अल्पसंख्यक मतलब आपके गले से मंगलसूत्र निकाल के किसी दूसरे धर्म के लिए दिया जाता है। ये बार-बार कहे जा रहे हैं। मतलब ये कट्टरता यहाँ तक आ गई है आशीष जी कि आज मोहन भागवत जी मुझे कल गणपति का आगमन है। महाराष्ट्र में गणपति एक बहुत बड़े देवता है। लोकमान्य तिलक जी ने इसका सार्वजनिक गणपति का कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से गणपति बिठाना या गणपति का उत्सव शुरू किया था, सिर्फ इसलिए तब अंग्रेज राजनीतिक किसी उद्देश्य से इकट्ठा होने पे पाबंदी थी। तो उन्होंने गणेशोत्सव और शिव जयंती शुरू की ताकि हम तो ये धार्मिक हमारे उत्थान है, उसके लिए हम इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको ताज्जुब लगेगा, एक मराठी में एक इन्फ्लुएंसर है, उसने यूट्यूब पे एक इतना बढ़िया एक क्लिप बनाया और वो जब वायरल हुआ तो उसको वो विथड्रॉ करना पड़ा, ट्रोल हुआ वो। और वो कुछ नहीं, वो जाता है गणपति खरीदने। मराठी में बोलता कि भाऊ ये गणपति की मूर्ति कितने में दी? तो वो बोलता है 2100 रुपए में। बोले बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। वो लड़का जब वो जो मूर्तिकार जब उस खरीदार से बात कर रहा है, इसी के बीच में उस मूर्तिकार का लड़का आ जाता है टिफिन लेके, दोपहर के खाने का और कहता है, "अब्बा, अम्मी जान ने ये खाना दिया है।" और उसके सिर पे टोपी होती है। तो 2 एक एक 5 सेकंड का पूर्ण रूप से कोई आवाज नहीं, शांति। और वो 5 सेकंड असह्य हो जाता है सुनना भी। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। फिर वो मूर्तिकार कहता है कि भैया पास में भी 2-4 दुकानें हैं, आप वहाँ से भी मूर्ति ले सकते हैं। तो बोलता है वहाँ से क्यों लूँ? मूर्ति तो मुझे ये पसंद आ गई, कीमत भी मुझे ठीक लगी। बोले नहीं भैया, हम मुसलमान हैं ना। तो उसने कहा कि मूर्ति गणपति की बनाते हो और मुसलमान कहाँ से हो गए? मिट्टी ईंट बनाती है, उससे मंदिर भी बनता है, मस्जिद भी बनती है। मिट्टी ने तो मना नहीं किया। वो 2-3 बेहतरीन उदाहरण देते हैं, बोलते भैया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही मूर्ति लूँगा। और जब वो मूर्ति उठाता है, तो वो छोटा बच्चा मूर्ति हैंडओवर करता है और गणपति बप्पा मोरया बोलता है। वो मुसलमान का लड़का है। ये इसमें मुझे बताओ इस रील में क्या बुराई है आशीष? क्या बुराई है? इससे इस देश के लिए इससे परफेक्ट हो ही नहीं सकता।
मैं खाली सुन उसको करके ट्रोल रिप्लाई कर उसको लूं। ट्रोल उसको ट्रोल किया गया, उसको विड्रॉ करना पड़ा अपना ये प्रोग्राम। बोर्ड लगे कि मुसलमानों के यहां से नहीं ले जाना, मूर्तियां खरीदनी नहीं है। करने वाले नाश कर देंगे इस देश का। तो मैंने वही, क्या वो उदारवाद, आज मोहन भागवत जी को इसका भी जवाब देना होगा अपने भाषणों में। क्या गणपति की, क्योंकि स्वयं वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, स्वयं वो मराठी है, उनके घर में भी गणपति की स्थापना होती होगी, संघ कार्यालय में गणपति की स्थापना होती होगी। दिल्ली में है अकेले, दिल्ली में नॉन मराठी लोग कितने गणपति बिठाते हैं। गणपति की मूर्ति यदि मुसलमान बनाता है तो वो मूर्ति नहीं, वहां से खरीदना नहीं चाहिए। ऐसे बोलने वाले ये लोग पैदा कहां से हुए? ये पैदाइश 2014 के बाद की नहीं है तो कहां की है? बिल्कुल है। क्या इसके पहले कभी कांवड़ यात्रा निकली नहीं? आज मेरा करीब करीब 35 साल का वास्तव्य है दिल्ली में। मैं हर साल कावड़ियों को देखता हूं, हर साल कावड़ियों के रूट पे लगते हुए शिविर देखता हूं, हर साल समाज सेवी उन कावड़ियों को सेवा करते हुए दिखाई देता है। लेकिन मैंने कभी कावड़ियों के लिए ढाबे बंद होते हुए नहीं दिखाई दिए। हिंदू मुसलमान कावड़ियों के लिए नहीं हुआ। सोचा चड्डी ही नहीं उतार था के, किसी कपड़े को। उतार के नहीं देख, ये सोच ही नहीं था। यदि ये सोचा ही नहीं। 2014 के बाद ये सोच आया है, 2014 के बाद किसकी सरकार है? उन्हीं की सरकार है जो लाल किले से संघ की स्तुति करते हैं। उन्हीं की सरकार है जिनके गृह मंत्री बोलते हैं कि संघ से क्या खराबी है। मैं भी स्वयं सेवक हूं, प्रधानमंत्री स्वयं सेवक है, संघ में क्या बुराई है? मोहन भागवत बोलते हैं कि यहाँ के मुसलमानों का डीएनए हमारा है, मुसलमान इस देश की जरूरत है। तो फिर मुसलमान मूर्तिकारों से मूर्ति ना खरीदना, ये कहां से आ गया? ये अभी मैं आपको 2 दिन पहले हुआ ट्रोल का मैं बता रहा हूं, उसको विड्रॉ करना पड़ा, माफी मैं मांगनी एक पड़ी। मैं एक बस सॉरी के साथ एक एग्जांपल और ऐड करूंगा, क्योंकि कल रात से आपने दिया तो मुझे बड़ा वो लगा, कल रात से वो मेरे दिमाग में खटका हुआ था। लल्लन टॉप, हम तो कोई भी हो हम उसकी चर्चा करते हैं। लल्लन टॉप, वो अभी ये जो है प्रोटेस्ट हुआ ना, छात्रों ने, एसएससी के छात्रों ने रामलीला मैदान में किया, रात में लाठियां बरसाई, दिल्ली पुलिस ने उठाया वहां से। वहां पर कवर करने के लिए जो आज तक का ही डिजिटल ब्रांड है लल्लन टॉप, उसका एक रिपोर्टर था और एक कैमरामैन था। रिपोर्टर हिंदू था, कैमरामैन मुसलमान था, और 2011 या 12 बैच का आईपीएस अफसर वहां पहुंचा। जब वहां पर उनको वो किया जाना शुरू हुआ तो चपेट में ये भी आए पत्रकार। इन्होंने बताया हम पत्रकार हैं, वो कार्ड उसका क्लिप है मेरे पास। बस क्लिप ये है कि भाई लल्लन टॉप का, इसलिए हम नहीं दिखा सकते, लेकिन बात तो उसकी कर ही सकते हैं। रिपोर्टर का देखा, हिंदू मुसलमान का देखा, कहा इसे साथ में लेके चलो, चल इसको साथ में लेके चलो। मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं आईपीएस के सामने होता कहता पहले तमीज से तू बात कर, पर तमीज होना चाहिए, वो भी इंसान है। उसने पूछा ऑडियो है, उसने पूछा कि मेरा आई कार्ड देख करके मेरे में क्या प्रॉब्लम, मैं हम दोनों साथ, ये रिपोर्टर में कैमरा। तो कह रहे नाम, इसका नाम मुसलमान नाम था, आईपीएस अफसर, उसे बर्खास्त, टर्मिनेट, ऐसा आईपीएस 1 मिनट नहीं होना चाहिए, टर्मिनेशन होना चाहिए उसका। ऐसे जहरीले लोग हमारे सिस्टम में पल रहे हैं। ये तो हमारा, हम संघ की मीटिंग पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन आपने ऐसी नहीं नहीं नहीं, चर्चा तो कर मेरा मेरा दी। नहीं नहीं, मैंने ये मैंने जहरीले इसलिए लोग कहा, पल रहे हैं। इस नहीं, ये क्या संघ पहले नहीं था? क्या भाजपा, अटल जी की सरकार नहीं थी क्या? एनडीए की सरकार पहली बार आई क्या? जब मैं यही कह रहा हूं, जब संघ उदारवाद अपनाने की बात करता है तो ये कट्टरवाद पैदा कहां से होता है? कहां से? या हाँ। तो संघ बोलता एक है और करता एक है, हम्म, या संघ का कोई कंट्रोल ही नहीं है किसी पे। हम्म, हम्म। दो ही हो सकता है। तो हाँ। फिर जब संघ यदि दोहरी अपनाता है तो फिर ये नौटंकी का मंचन करने की जरूरत नहीं है। और संघ का कंट्रोल ही नहीं है तो फिर संघ ने हाथ ऊपर कर देनी चाहिए। हम्म, आप राष्ट्र निर्माण में आप फेल हो गए क्योंकि आपके स्वयंसेवक ही यदि सत्ता में हैं, और उनके सत्ता में होते हुए आप जिनको समर्थन करते वो योगी वहां होते हुए यदि ढाबों के नाम बदले जाते हैं, कपड़े उतार के आदमी चेक किया जाता है, तो फिर हम किस समाज के लिए जा रहे हैं? इनका कौन जवाब देगा? मैं जानता हूं
मोहन भागवत के 3 दिन के भाषणों में हमारा लगातार विश्लेषण होगा। तीनों दिन हम बैठेंगे और भाषण के बाद हम दोनों अभिभूत होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मैंने पहले भी भाषण सुने हैं, मैंने पहले भी उनके वक्तव्य सुने हैं, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढो, तो उनको ट्रोल किया गया। रामदेव बाबा की इतनी औकात कि वो मोहन भागवत जी पे कमेंट करे। कौन है उनके पीछे? क्या संघ भी अभी भारी हो गया है वर्तमान लोगों को, सत्ताधीशों को? या संघ अपनी नई पहचान खोजने के लिए ये 3 दिन का आयोजन कर रही है, इसलिए वो मुस्लिम सदस्यों को भी बुला रही है, विपक्ष को भी बुला रही है, सारे तथाकथित लोगों को बुला रही है और ये बताने का प्रयास कर रही है कि संघ क्या चाहता है। इतना पूरा कार्यक्रम करने के बजाय संघ सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बुला के यदि बताएं कि वो क्या चाहते हैं, तो देश सुधर जाएगा। सालों से रह रहे मुसलमान परिवार रात को बजरंग दली घुस जाते हैं उसके अंदर, घर के अंदर रात को 12 बजे। महिला बच्चे कोई नहीं देखते, पुलिस साथ में एस्कॉर्ट करती है उनको। बोले बांग्लादेशी है, निकालो उनको। क्यों बांग्लादेशी है वो? क्यों बांग्लादेशी है वो? इनकी जिसकी बातें जिसकी जिसकी 7 पीढ़ियां आर्मी में सेवा कर रही हो, वो मुसलमान हो गए तो बांग्लादेशी हो गए। बाद में पुलिस कहती वो हमको किसी गलत आइडेंटिफिकेशन किसी ने बता दिया था। लेकिन बजरंग दल वालों को लेके क्या कर रहे थे आप वहां पे? अभी जानकार करके एक एमएलए है, सोलापुर से कुछ भैंसे किसानों ने बेचने के लिए भेजी थी। गोरक्षक दलों ने छापा मार दिया, बीच में रोक दिया। उन्होंने कहा कि ये थार में बैठ के आते हैं छापा मारने, कारपोरेट ऑफिसेज चला रहे हैं। आए वो भैंसे पुलिस स्टेशन में जमा कर दी, पुलिस स्टेशन ने भी जमा करके एक गौशाला को दे दी। ये कोर्ट से ऑर्डर लेके आए। और वस्तुस्थिति देखिए, एक किसान की गाय वो बेचना चाहता है, उसको बोलते हैं कि ये गोकशी करने के लिए लेके जा रहा है, उसको जब्त करते हैं, उसको किसी गौशाला में रखते हैं। और जब वो किसान कोर्ट से गाय छुड़वाता है, तो उसको 500 रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज देना पड़ता है कि गाय को खिलाया करके आश्रम को। तो कई किसान गाय लेते ही नहीं वापस, क्योंकि गाय की कीमत से बजाय ज्यादा तो वो ये हो जाता है। तो ये जानकर जब कोर्ट का ऑर्डर लेके गया गौशाला में कि वो हमारी भैंसे वापस कर दो, तो उन्होंने बोला काय की भैंसे, कोर्ट का ऑर्डर है। बोले हम नहीं मानते। जब उन्होंने ज्यादा आवाज चढ़ा के बात की, तो तब उन्होंने कहा कि एक्चुअली ये भैंसे चरने चली गई थी, वापस ही नहीं, पता नहीं कहां घूम गई। जिससे ये बचाते हैं ये वही ये काम ये करते हैं। ये अब ये 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 क्या मतलब? इसके पहले गाय गाय किसान गाय नहीं बेचता था, हाँ, इसके पहले भैंसे नहीं बेचता था। हाँ, ये लेकिन सब ये जो वही। मोरल पुलिसिंग के नाम पे ये जो कट्टरपंथ की एक आर्मी खड़ी हो गई है, क्या पहनते हैं, क्या जाते हैं, आपके यहाँ शादी क्या हो रही है। अभी सूरत में मैंने सुना बजरंग दल वालों ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया और एक छापामार दल बना दिया कि जहां जहां गरबा होगा वो छापे मारेंगे। कोई मुसलमान तो नहीं दिखता वहां पे, मुसलमान गरबा नहीं खेल सकता है, किसने कहा? ऐसा तो कभी इसको कभी कहीं सीरिया नहीं था। बना देंगे भाऊ, इस देश पे सब सीरिया बना देंगे। ये नफरती, ये पता नहीं तो इनके खून में कौन सा लगाया है। मोहन भागवत जी को सबसे पहले ये जो भस्मासुर पैदा किए हैं उनको कंट्रोल करना होगा। वो बुला सबको रहे हैं, या फिर संघ खुद छटपटा रहा है। जो मैं जाता हूं, मैं लोगों से बात करता हूं, संघ के कई रिटायर्ड लोगों से बात होती है, बेसिकली संघ में भयानक छटपटाहट, खासकर मोहन भागवत जी को ट्रोल करने के बाद। तो एक एक ऐसी अंध भक्तों की जमात खड़ी कर दी है कि उनको संघ नहीं समझ में आता, मोहन भागवत नहीं समझ में आता, उनको समाज नहीं समझ में आता। उन्हें एक ही समझ में आता है कि कानून व्यवस्था अपने हाथ में है, कानून है हम, भगवा पहनो और कानून भगवे को बदनाम करो। तो ये 3 दिन के भाषण उन्होंने एक
वो संघ को समझाने का प्रयास करेंगे 3 दिन। संघ क्या चाहता है बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में। लेकिन मैं जरा रोकूंगा इस समय भाषण के, इस भाषण के पीछे कई बार मुझे मतलब ये मेरे मन का है कि 3 दिन कार्यक्रम दिखाने के लिए कुछ और है, मतलब मंच पर मंचन कुछ और होगा, मंच के पीछे कुछ और होगा। दरअसल मैं उस पे समझना चाह रहा हूँ मैं कि उसी में अनुष्का आशीष, के ये संजय जो झा भाषण, इनसे ये हाँ, मुलाकात क्या बात करेंगे? नहीं, इनसे मुलाकात, इनको इन्विटेशन गया है, 1 टू 1 मुलाकात की बात नहीं है। इन हाँ, इन इन इनसे इनसे वहाँ सवाल-जवाब भी होंगे। इनको बुलाया गया है कि आप आइए, ये भाषण सुनिए, संघ को समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, हो सकता है कि संघ वहाँ से अपने हाँ, भाषणों में सरकार को भी चेतावनी दे। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। और मोहन भागवत चेतावनी देते आ रहे हैं। अभी इंदौर में उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य और एजुकेशन में टोटल फेल्योर है। हम्म, हम्म, सरकार को फेल बता दिया उन्होंने। आम आदमी के बाहर चली गई है स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा। यदि दोनों ही सेवाएं खत्म हो गई तो ये समाज का क्या होगा? ये सवाल उठाया उन्होंने। ये सवाल सबके सामने उठेंगे। हम्म। क्या संघ एक नई पैरेलल सिस्टम खड़ी करने की स्थिति में है? ये यही सवाल वो मैं है, समझना सवाल वो चाहता है। था। हाँ। मुझे वही लग रहा है, हम्म, मुझे वही लग रहा है। हम्म, संघ एक हम्म, पैरेलल सिस्टम खड़ी करने में है, लेकिन देखिए आज 2.5 साल 3 साल होते आ रहे हैं, आपके अध्यक्ष, संगठन के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। जब हम्म, अखिलेश ने बोला था तब तो अमित शाह बड़े चौड़े होके कह रहे थे कि सबसे बड़ी पार्टी है, टाइम लगता है। हाँ, लेकिन 1 साल हाँ, का काम 3 साल लगता है। हाँ, तो संविधान बदल दीजिए, कहिए कि हमको चुनाव, नया प्रेसिडेंट ढूँढने में अगले 5 साल लगेंगे। हम्म, तो 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बना दीजिएगा और जैसे ही प्रेसिडेंट बन जाए, दूसरे दिन से नए प्रेसिडेंट की शुरुआत करिएगा, ताकि 5 साल खत्म होते-होते नया प्रेसिडेंट ढूँढ लेंगे। क्योंकि नया बावजूद प्रेसिडेंट के 5 साल खत्म होने के बाद आप यदि काम करेंगे, तो आपको फिर 5 साल लगेंगे। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, उस अमित शाह के बयान को एक और दृष्टि से करना चाहिए एनालाइज, कि जो कथित रूप से 10 करोड़ है ना, कथित रूप से 10 करोड़ भाजपा में लोग जुड़े हैं। जो 10 करोड़ भाजपाइयों में से अध्यक्ष नहीं बना पा रहा है, वो पार्टी 143 करोड़ लोगों का भाग्य कैसे संवार पाएगी? एग्ज़ैक्टली वही है, वो वही बात है। और 143 बार-बार ओवरलोड मुझे इफेक्ट छोड़ो बताइए जाओ कितने तो। कितने भाई ऑपरेशन सिंदूर, इसकी वजह से हम नहीं कर पाए। सिंदूर से क्या लेना-देना भाई? संगठन हाँ, अपना काम करता है, बीजेपी के लोग क्या बॉर्डर पे लड़ रहे थे क्या? हाँ, हाँ, सरकार सरकार ये काम कर रही है, बॉर्डर पे आर्मी लड़ रही है, बीजेपी का संगठन सरकार से अलग है। हम्म, नहीं, अभी बिहार के चुनाव है, उसके बाद करेंगे। क्यों भई? उसमें क्या मतलब है बिहार के चुनाव के बाद? क्योंकि संघ और संघ संगठन पे अपने लोग चाहता है। वो हाँ, ये देने को तैयार नहीं है। इसके चक्कर में ये लगातार है। तो ये क्या संघ का 3 दिन का दौरा एक अगली पायदान है हम्म, कि फिर हमको प्रधानमंत्री के बारे में भी सोचना पड़ेगा रिटायरमेंट के 75 साल के। हम्म, अभी तो ये लाइन ले ली थी कि भई 5 साल के लिए चुनाव जीत के आप आए हैं तो 5 साल राज कीजिए। लेकिन अध्यक्ष हम्म, पद तो चाहिए। ये जो अंदरूनी बातें हैं, कोई स्पोक्स पर्सन नहीं कहेगा, वो तो कहते हैं कि हमको बीजेपी से क्या लेना-देना? वो तो राजनीतिक संगठन है, हमारा कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन हमारा एक आदमी वहाँ जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनाइजेशन बन के जाएगा। ये भी समझ में नहीं आता। हम्म। तो कुल मिला के क्या ये उसका अगला स्टेप है कि भाई फिर आप अध्यक्ष भी नहीं दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे हो, तो फिर आप सभी बदलेंगे। नहीं, समानांतर जो आपने कहा कि समानांतर खड़ा करने के लिए देखिए 2 चीजें, एक तो समानांतर कद कि मतलब संघ संघ भाजपा के छाये में, मोदी के छाये में सीधा सीधा कहें तो संघ गुम सा गया, एकदम गुम गया कि संघ नहीं, नहीं कौन संघ खत्म हो गया। भाई खत्म हो गया। बहुत बौना साबित हो अब गया। संघ, अभी आप बताइए बीजेपी ये कहे, कल बीजेपी का मतलब कल मजदूर जो उनका विंग है या किसान हाँ, महासभा है, मजबूत वो कहे कि अखिल हमको संघ से भारतीय। क्या लेना-देना? कौन है संघ? हम नहीं मानते हम्म, संघ। हम्म, जेपी नड्डा का ये कहना कि संघ की हमको जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा डिटोरिएशन और क्या चाहिए संघ और बीजेपी के संबंधों में? तो इसीलिए ये संघ बड़े को पैमाने। मैं बार-बार कह रहा हूं, कई कार्यक्रमों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये संघ के वजूद की लड़ाई, हाँ, हम्म। ये विचारधारा का टकराव नहीं, ये वजूद की लड़ाई है।
अच्छा, ये विपक्ष में किससे संपर्क कर रहे हैं और विपक्ष को क्या विपक्ष समझाना है संघ के बारे में? वो देखिए, तो संघ को विपक्ष समझ है, इसलिए विपक्ष है। मैं नहीं, इसलिए ऐसा है, देखिए 2 बातें होती है। हाँ, संघ ने इंदिरा गांधी को भी समर्थन दिया था एक समय, वो हाँ, भी देख लीजिए हाँ, आप, हाँ। है ना? और किसी ने मुझे बोला था इमरजेंसी। कि हाँ, तो किसी ने मुझे ये भी कहा कि संघ गांधी परिवार को हेट नहीं करता। हाँ, एक मुझे बहुत वरिष्ठ ने कहा कि ये हाँ। गलतफ़हमी है आप पत्रकारों की कि गांधी परिवार से विवाद है संघ का, नहीं। राहुल गांधी जो बोलते हैं वो हो सकता है उनकी मजबूरी हो या क्यों बोलते हैं पता नहीं। लेकिन संघ गांधी परिवार का भी योगदान मानता है देश में। तो क्या कहीं पीछे की लाइन से कोई बात हो रही है? हुँ, कुछ बातें हैं जो बोल नहीं सकते, सोर्स ओपन हो जाता है, सोर्स हुँ, परेशान हो जाता है। हुँ, कई चीज़ें हैं हुँ, जो समय आने पे हम उसको बाकायदा सामने रखेंगे। लेकिन कोई और लाइन खुली है क्या? क्योंकि हुँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सवाल भाजपा के अध्यक्ष पद का नहीं है। कोई कहेंगे यार इतने सारे संगठन हैं, एक संगठन का अध्यक्ष नहीं हुआ। ये वजूद का है, ये सत्ता से निगड़ित है। ये किसान महासभा नहीं है, ये मजदूर संघ नहीं है, ये युवा मोर्चा नहीं है, एबीवीपी नहीं है, नहीं, वनवासी सेवा अगर कल्याण नहीं है, ये बीजेपी है, अगर जो सीधा सत्ता पे आखिर रखता है और जब सत्ता आपके पास है हुँ, और सत्ता ने दी एजेंसियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वर्तमान में सत्ता जो उनके खिलाफ है उनको निपटा रहा है। हुँ, या तो संघ को आखिर लाइन में में लग के या तो संघ को लाइन में लग के दरबार में रहना होगा हुँ, और संघ यदि चाहता है कि हमारा वजूद बड़ा है, तो फिर संघ उनके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो फिर संघ को फेस भी करना पड़ेगा। कई है, पहलू है इसमें कई अंतर्द्वंद है, कई संघ में कुछ दो फाड़ है, कुछ लोग हैं, सुरेश सोनी जैसे जो बिल्कुल मोदी भक्त है, कुछ लोग नॉन मोदी भक्त है जो सांगते नहीं संघ सर्वोपरि है। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, मोदी जी कर रहे हैं, सत्ता ला रहे हैं, अपने को क्या है मतलब? वो सत्ता चला रहे, चलाने दो, अपना तो काम हो रहा है। ये भी है। कुछ लोगों को लगता है अपना काम हो रहा है लेकिन वो एक मैं अभी थोड़ी कहानी सुनाता हूँ आपको सिर्फ 30 सेकंड लूँगा। एक हुँ, अमेरिकन आया था इंडिया हुँ, में अपनी मर्सिडीज़ लेके। हाँ, कइयों ने बोला कि इंडिया के रोड खराब है मत लेके जा, लेकिन वो आया बेचारा और पूरा इंडिया घूमा। गावड़े-गावड़े खेड़े में गाड़ी धनाधन कहीं बंद हो जाती गाड़ी। जैसे ही बंद हो जाती तो वो मैकेनिक को बुलाता, लोकल मैकेनिक आ जाता। अपने यहाँ तो जो लोकल गाँव में मैकेनिक होता है वो नल, ट्रैक्टर मोटर सब सब ठीक करता है। वो बोलता था कि यार मेरी ये दिस इज़ नॉट वर्किंग। तो लोकल मैकेनिक आता था, बोलता था जुगाड़ है मेरे पास और वो गाड़ी टुक-टाक करके चालू कर देता था। फिर वो अगली बार ऐसा पूरा भारत भ्रमण करके आया। वो अब वापस चला गया अमेरिका, बड़ा उसका स्वागत-वागत हो गया कि ये आदमी ये नई लेटेस्ट मर्सिडीज़ लेके गया और फिर बोला तुम्हारी क्या एक्सपीरियंस है? बोला कुछ नहीं वो दे आर वेरी डेवलप्ड कंट्री। हम उनको कहते हुँ, हैं साफ नेवली का देश है, ये बहुत डेवलप्ड है। बोला क्या है? बोले क्या है हमारे यहाँ एक मर्सिडीज़ है, उसमें 25,000 पार्ट्स है, स्पेयर पार्ट्स। ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। बोला इंडिया में एक ही स्पेयर पार्ट है, जुगाड़। हुँ, पता नहीं कुछ भी मेरा खराब हो जाता था तो जुगाड़ कर देता था, मतलब जुगाड़ यूज़ करता था वो। दैट स्पेयर पार्ट जुगाड़ यूज्ड टू सॉल्व माय ऑल प्रॉब्लम्स। मर्सिडीज़ वाले परेशान हो गए कि यार इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई और हमको कुछ पता नहीं। वो उसकी गाड़ी लेके गए। जैसे ही इंजन खोला उन्होंने कहा कि साहब ये इंजन अब स्क्रैप करने लायक हो गया है। क्योंकि जहाँ 8 नंबर का बोल्ट होना था, वहाँ उसने 10 नंबर का बोल्ट ठोक-ठोक के ठोक दिया। अब तो वो बोल्ट तो फिट बैठा है, लेकिन इंजन फटने के कगार पे। तो जुगाड़ कर के आप तो लगातार सत्ता में बन रहे हैं, अलग-अलग राज्यों में सत्ता में ला रहे हैं। और संघ के कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो जुगाड़ कितना बढ़िया है। मोहन भागवत को डर है कि वो जो मशीन है गाड़ी का, वो स्क्रैप में ही बेचना पड़ेगा। एक बार पूरा अमेरिका, पूरा भारत घूम ले, भारत भ्रमण कर ले, उसके बाद जब आप संगठन की तरफ से देखोगे तो संगठन चरमराया होगा। जैसा कि भाजपा में संगठन सब कुछ था, हुँ, अब संगठन सत्ता के दरबार में नृत्य करता है। ये फ़र्क है। हुँ। खैर तो अभी उनको वो 3 ये बहुत सारे इसमें एंगल्स है। इनके 3 दिन बुलाने अभी के पीछे सिर्फ़ बुलावा नहीं है। जितना सुनील अम्बेडकर जी मीडिया के सामने जितने बोलते हैं, सुनील अम्बेडकर अपने आप में एक आइसबर्ग है। जितना दिखते हैं हुँ, समुद्र के ऊपर, उतना नीचे पहाड़ है। वो थोड़ी बताएँगे, कान में फुसफुसाएँगे, ऐसे करेंगे। उस संघ के पदाधिकारी इस मामले में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक।
आपके यदि कई सालों से संबंध है, पिछले 30 साल से यदि मेरे किसी के साथ संबंध है, तो वो कहीं धीरे से हिंट देता है बस। हम्म। हम्म। चलिए, तो इसी हिंट पर अभी 3 दिन चर्चा होगी, 3 दिन इस पर नजर रहेगी। अभी देखना है कि 3 दिन का तमाशा साबित होता है कि फिर 3 तमाशे वाले आते हैं, 3 दिन का तमाशा, और फिर उठाते हैं अपना अपना झोला, झंडा, डंडा और निकल जाते हैं फिर अगले तमाशे के लिए। तो ये 3 दिन का तमाशा साबित होगा, या वाकई इस 3 दिन में कुछ परिवर्तनकारी, क्रांतिकारी कुछ जो है फैसले होंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि किससे कौन सी लाइन खोल रहे हैं, कौन सी लाइन। क्योंकि जो भाव ने कहा ना कि किसी लाइन पर काम चल रहा है, अगर उस लाइन पर काम आगे बढ़ गया तो ये जो दोनों लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये सब जो है बड़ी लाइन से छोटी लाइन के आदमी हो जाएंगे, तत्काल छोटी लाइन पर चले जाएंगे, बड़ी लाइन से उतर जाएगी इनकी पटरी। ये भी तय मानिए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए, और थोड़ा स्पोर्ट्स वाले जो चैनल पर द स्पोर्ट्स लॉन्चर, उस पर थोड़ी आप लोग अपनी दृष्टि, कृपा दृष्टि उस पर भी रखिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।